बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग बखैरियत होंगे। सो चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम जो है वो डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है उनकी स्टडी कर रहे हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है वो लिपिड्स के बारे में पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ा, प्रोटीन के बारे में पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पढ़ा। न्यूक्लिक एसिड की फिर हमने 2 टाइप्स जो है वो डिस्कस की। आज उन्हीं में से एक टाइप या उन्हीं में से एक न्यूक्लिक एसिड डीएनए के बारे में हम जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसका जो है वो स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, उसमें डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे, उसकी डिस्कवरी के बारे में आएगा। तो उसके बाद उसके स्ट्रक्चर के जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं, फिर वाटसन क्रिक मॉडल जो एक बहुत मशहूर जो है वो लोग क्वेश्चन जो प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आए हैं, वो इंशाल्लाह जो है हम आज पढ़ेंगे। सो आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम इसकी डिस्कवरी के बारे में देखेंगे कि डीएनए डिस्कवर जो है वो कैसे हुआ। तो उसमें सबसे पहले जो नेम हमें बताया जाता है तो उसमें जो सबसे पहले हमें नेम बताया जाता है डीएनए की डिस्कवरी के बारे में, तो हमारे पास 2 नेम्स हैं। मॉरिस एंड मॉरिस एंड रोजालिंड, ये हमारे पास जो है वो 2 मेन या 2 हमारे पास जो है हमारे पास सबसे पहले नंबर पर डिस्कवरी के बारे में बताया जाता है। अब इन दोनों की क्या कंट्रीब्यूशन है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में कि इन्होंने सबसे पहले जो डीएनए की इमेज जो थी वो ऑब्टेन की थी, यानी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए सबसे पहले जो है इन्होंने हमें बताया या उसकी इमेज जो थी हमारे पास वो हमें जो है वो दिखाई। तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन डिस्कवर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए by obtaining its image, यानी सबसे पहले इन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया, उसके बाद यानी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इन्होंने किस तरह कि हमें उसकी जो है वो इमेज जो है वो बताई या इमेज हमें जो है वो दिखाई। उसके बाद एक साइंटिस्ट जिसका नेम एरविन चार्गफ, उसने हमें कुछ डीएनए के कुछ 2 मेन पॉइंट्स जो थे वो हमें बताए। वो पॉइंट्स क्या थे वो हम पॉइंट्स देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट है वो है एरविन चार्गफ। इसने हमें जो 2 मेन पॉइंट्स जो थे वो क्या हमें जो है वो बताया, वो हम देख लेते हैं। यानी इसके मुताबिक यानी इसके अगर हम देखें इसके मुताबिक तो हमारे पास जो है वो यानी हम सब जानते हैं कि डीएनए के अंदर जो है वो 4 मेन नाइट्रोजनस बेसिस होती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। उसी के बारे में जो है इसने हमें बताया कि अमाउंट ऑफ जो एडेनिन होगी वो ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन होगी और अमाउंट ऑफ गुआनिन जो होगी वो ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। सो ये 2 मेन पॉइंट्स हमें बताया वो हम नोट कर लेते हैं। नंबर 1, अमाउंट ऑफ एडेनिन is equal to amount of thiamine और दूसरा हमारे पास जो पॉइंट था वो भी बिल्कुल इसी तरह के अमाउंट ऑफ साइटोसिन विल ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गुआनिन। सो ये हम लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ guanine equal to amount of
साइटोसिन। तो ये हमारे पास होते हैं वो 2 मेन पॉइंट्स डिस्कवरी ऑफ डीएनए में। अब इसके बाद जो हमारे पास आता है वो डीएनए का मॉडल आता है। ये हमारे पास जो हमारी बेस थी एक टाइप की, अगर हम कहें हमारे पास ये हमारे टॉपिक की एक बेस थी, डिस्कवरी थी। ये ना हमारे पास जो हमारा शॉर्ट था, ना हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन था। ये बेसिकली हमारे पास कुछ एमसीक्यूज अगर आ सके या कंटिन्यूएशन में वैल्यू चार पूछी जा सकती है फिर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। लेकिन मेन टॉपिक हमारा जो है वो आज का वो डीएनए का स्ट्रक्चर है, डीएनए का मॉडल है। यानी हमारे पास अब हम जो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह वो वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए है, जो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन भी है। वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। अब यहाँ पर कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं। अगर पेपर में यही क्वेश्चन अगर आपको आता तो एज इट इज जो है यही पॉइंट्स जो है आप पेपर में लिख सकते हैं। थोड़ा सा जो है वो डिटेल्स में ऐड करके आप ये जो है वो लिख सकते हैं। और जो साइट पर बनी हुई इमेज जो आपको शो हो रही होगी वो भी इमेज जो है वो लाजमी जो है वो अपने क्वेश्चन के साथ आपने बनानी है, ताकि आप फुल मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकें। किसी भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूरे मार्क्स लेने का जो है वो एक आसान तरीका यही होता है कि थ्योरी का जितना पार्ट है वो साथ लिखे और पूरे नंबर आपको तभी मिलते हैं अगर उसकी डायग्राम बनती हो तो डायग्राम जरूर है। जैसे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, डीएनए का स्ट्रक्चर, आरएनए का स्ट्रक्चर, अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो साथ आप जो है वो डायग्राम लाजिम है, ताकि आपको फुल मार्क्स जो है वो जो 100% जो है वो मिल सके। सो लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि डीएनए जो है वो 2 पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ बना होता है। अब 2 पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड कह सकते हैं। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। सो ये हमारे पास सबसे वन पे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो हम लिखते हैं कि डीएनए जो है वो कंपोज्ड ऑफ टू पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड। यानी डीएनए का मॉलिक्यूल जो है वो 2 पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड्स या 2 पॉलीपेप्टाइड जो है वो चेन्स के साथ मिलकर बना। अब 2 स्ट्रैंड यानी एक अगर हम फर्ज करें कि एक हमारे पास ये स्ट्रैंड है, एक हमारे पास ये स्ट्रैंड है। अब ये जो है वो आपस में जो है वो कोयल हुए होते हैं। अब इसे हम कोयल तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप इमेजिन करें इसे हम जो है अगर कोयल करें कि अगर इस तरह जो है अगर मैं इसे इस तरह कोयल करूं तो डीएनए जो होता है वो कोयलिंग की फॉर्म में होता है। यानी these 2 strands coil around each other, form of डबल हेलिक्स। यानी ये हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में जो है वो डीएनए आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कोयल हुआ होता है। अब इसमें जो है वो 2 स्ट्रैंड्स जो है वो हो गए। अब यहाँ पर हमने कहा था कि ये हमारे पास जो है वो 2 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। अब 2 स्ट्रैंड्स हमारे पास ये हो गए पैरेलल। अगर हम इसको एक को इस तरह कर दें तो ये हमारे पास हो जाएंगे एंटी पैरेलल। अगर मैं इनको इस तरह जो कॉइल करूं तो फिर ये होंगे, मैं कहूँगा कि ये दोनों जो कॉइल हैं वो आपस में एंटी पैरेलल मेथड में। सो ये हम यहाँ पर लिखते हैं कि these 2 strands coiled around each other in the form of double helix, both strands are anti parallel to each other. Both strands are anti-parallel to each other। यानी यहाँ पर एक अगर इसका 5 प्राइम एंड है तो वो 3 प्राइम एंड के साथ होगा, और अगर 3 प्राइम एंड है तो वो 5 प्राइम एंड के साथ होगा। यानी ये हमारे पास अगर 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है
और बिल्कुल इसी तरह ये 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड है। तो ये अगर मैं इसे ऐसे करूँ तो अब ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है, और ये 3 प्राइम एंड और ये 5 प्राइम एंड। इससे अगर मैं इस तरह कॉइल करूँ इस तरह, तो ये मेरे पास 3 और 5 हो जाएंगे, बिल्कुल ये भी 3 और 5 हो जाएंगे। यानी ये 5 और 5 और 3 और 3 नहीं होंगे, ये 3 और 5 5 और 5 होंगे, 3 और 5 होंगे और 5 और 3 होंगे, यानी एक दूसरे के एंटी पैरेलल। यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 होगा, यहाँ पर 3। जैसे आप जो है डायग्राम में भी देख सकते हैं कि 3 और 5 और 5 और 3 इस तरह जो है वो एंटी पैरेलल हेलिक्स की फॉर्म में जो है ये एक दूसरे को कॉइल होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर अगर मैं आपको ये डायग्राम समझाने के लिए थोड़ी सी बड़ी करके बना दूं, अब यहाँ पर और यहाँ पर हमारे पास बेस पेयर्स आएंगे। बेस पेयर्स क्या है? ए और सी, सी और ए, जी और यानी ए और टी, टी और ए, जी और सी, सी और जी। ये हमारे पास जो बेस पेयर्स है, यानी अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन, अमाउंट ऑफ थ्रोनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ गुआनिन। ये इस तरह जो प्रेजेंट होता है, इसे हम जो है वो एक बेस पेयर कहते हैं। ए और टी एक बेस पेयर है, टी और ए एक बेस पेयर है, जी और सी एक बेस पेयर है, और सी और जी जो है वो एक बेस पेयर है। और यहाँ पर जो है वो, और यहाँ पर हमारे पास टोटल 10 बेस पेयर जो है प्रेजेंट होते हैं। यानी यहाँ पर इस पोर्शन के अंदर 10 बेस पेयर्स और इस पोर्शन के अंदर जो है वो 10 बेस पेयर्स होंगे। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे कि ten base pairs are present in each turn। अब यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ से टर्न हो गया, फिर यहाँ पर आ रहे थे, यहाँ पर टर्न हो गया। एक टर्न के बाद 10 बेस पेयर्स, फिर टर्न के बाद 10 बेस पेयर्स, इस तरह जो है हम इसे समझ सकते हैं। अब यहाँ पर जो है 10 बेस पेयर्स जो है वो प्रेजेंट इन ईच टर्न। सेकंड हमारे पास जो है इसमें नेक्स्ट आगे हमारे पास जो है वो 10 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ईच टर्न। अब नाइट्रोजनस बेसिस हमारे पास क्या है? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। ये नाइट्रोजनस बेसिस जो होंगी ये डीएनए जो स्ट्रैंड है, ये हेलिक्स है, इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। ये भी हमारे पास जो है पॉइंट है कि नाइट्रोजनस बेसिस are present inside DNA strand। यानी नाइट्रोजनस बेसिस जो होंगी वो DNA स्ट्रैंड के अंदर प्रेजेंट होंगी। जैसे हम यहाँ पर अगर बनाए तो ये हमारे पास ए टी, टी ए, सी और जी, जी और सी, यहाँ पर क्योंकि स्पेस कम है, लेकिन अगर हम बनाए तो यहाँ पर टोटल 10 बेस पेयर्स जो है वो बनेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट पॉइंट के अमाउंट ऑफ जो है वो थायमिन, अमाउंट ऑफ जो एडेनिन है उसके ऑपोजिट होगी, और अमाउंट ऑफ गुआनिन जो है वो अमाउंट ऑफ साइटोसिन के ऑपोजिट होगी। तो ये हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट, यहाँ पर हम इसे नोट करेंगे कि एडेनिन की अमाउंट जो है वो एडेनिन ऑलवेज opposite to thiamine and guanine always
opposite to साइटोसिन। यानी एडेनिन हमेशा थायमिन के ऑपोजिट होगी और थायमिन जो है हमेशा और गुआनिन जो है हमेशा जो है वो साइटोसिन के ऑपोजिट होगी। ये हमारे पास जो थे वो हमारे पास पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो है हमें यहाँ पर पढ़ लेनी चाहिए, वो ये है कि डीएनए का स्ट्रक्चर अगर है उसमें कुछ अगर आप देख भी रहे हो डायग्राम में, तो वो कुछ हमें कुछ नैनोमीटर्स और कुछ जो है वो डिस्टेंसेस बताए गए हैं कि कितने कहाँ से कितना जो है डिस्टेंस है वो हम देख लेते हैं। इसी को जो है मैं कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके बना लेता हूँ ताकि इजीली जो है वो अब यहाँ पर हमने कहा था कि बेस पेयर्स होंगे, यहाँ पर भी हम बना लेते हैं। इस तरह हमने कहा था कि हमारे पास जो है वो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स हमें बताई गई हैं। सबसे पहले हमें बताया गया कि यहाँ पर हर टर्म में जो है वो 10 बेस पेयर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। हर टर्म में हर जो है वो टर्म के बाद 10 बेस पेयर्स जो है नाइट्रोजन स्पेसिस वो प्रेजेंट होंगे। नंबर 1 पॉइंट हमें ये बताया गया। 2 जो हमारे पास एक नई मालूमात वो क्या है कि दोनों टर्म, दो स्ट्रैंड, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वो ऑलमोस्ट 2 नैनोमीटर का होगा। यानी अब यहाँ पर जो है वो 3 प्राइम एंड है और 5 प्राइम एंड है। यहाँ पर जो है 5 प्राइम एंड होगा, यहाँ पर 3 प्राइम एंड होगा। तो ये इस तरह जो है हमारे पास प्रेजेंट होगी। अब ये 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, ये 5 प्राइम एंड। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर 3 और 5, यहाँ पर 5 और 3, ये हो गया एंटी पैरेलल। अब यहाँ पर जो 2 स्ट्रैंड्स है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो 2 नैनोमीटर का और एक और यहाँ पर, अब यहाँ पर आप एक डिस्टेंस देख रहे हैं, बेसिस के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो यहाँ पर, यानी एक बेस पेयर और एक बेस पेयर, 2 बेस पेयर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वो 3.4 नैनोमीटर होगा। 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस होगा। एक बार फिर देखते हैं, ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रैंड, ये 2 स्ट्रैंड, यानी 2 स्ट्रैंड हो गए, इनको कॉइल किया। एक टर्न के बाद 10 बेस पेयर्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। 2 बेस पेयर्स है तो दोनों बेस पेयर्स, यानी एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर के साथ 3.5 नैनोमीटर का डिस्टेंस होगा। एक स्ट्रैंड का दूसरे स्ट्रैंड के साथ कॉइल होकर जो डिस्टेंस होगा वो 2 नैनोमीटर होगा और हर टर्न के बाद 10 बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट होगा। सही, हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर आप यहाँ भी देख सकते हैं, डायग्राम जो साथ बनी आ रही है स्क्रीन पर वो भी आप देख सकते हैं। सो जितना हमने पढ़ा सब देख लेते हैं। इसके बाद जो है हम अमाउंट ऑफ डीएनए देखते हैं कि अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स या अमाउंट ऑफ डीएनए का क्या जो है वो हिसाब किताब होता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। फिर इंशाल्लाह जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो हमारे पास आज का टॉपिक था वो था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हमने पढ़ा कि सबसे पहले जो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए से हमें रोशनास किसने करवाया या हमने वो कैसे हमें उसके बारे में पता चला डीएनए के बारे में। 2 साइंटिस्ट थे, मॉरिस एंड रोजालिंड। इन्होंने जो था वो डीएनए की इमेज हमें जो है वो ऑब्टेन करके दी। सिंपल डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में इन्होंने शायद वो जितना खास नहीं था, लेकिन डीएनए की इमेज हमें इन्होंने जो है प्रोवाइड की। नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट आता है वो है
एरविन चार्गफ ने हमारे पास जो है वो एरविन चार्गफ हमारे पास जो है एरविन चार्गफ ने 2 मेन पॉइंट्स जो है वो हमें दिए कि अमाउंट ऑफ एडेनिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमिन एंड अमाउंट ऑफ गुआनिन ऑलवेज इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। यानी एडेनिन की अमाउंट जो होगी वो थायमिन के जो है वो हमेशा उसके जो है वो अमाउंट इक्वल होगी और साइटोसिन की अमाउंट जो होगी वो ऑलवेज इक्वल टू गुआनिन। नेक्स्ट हमारे पास जो था हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आज का वो था वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर में आने के इसके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें हमारे पास जो कुछ पॉइंट्स हैं वो ही हमने एज डिस्कस किए से आप कुछ डिटेल के साथ जो है उसमें ऐड करके जो आप पेपर में भी नोट कर सकते हैं और साथ जो स्क्रीन पे आपके डायग्राम शो हो रही है यहाँ पर जो डायग्राम बनी ये भी आप पेपर में जो है वो लिख सकते हैं। फिर इंशाल्लाह जो आपको मुकम्मल जो है इसमें क्वेश्चन में जो है वो मार्क्स मिलेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले पॉइंट था कि डीएनए का मॉलिक्यूल किस चीज़ से बना होता है, वो 2 पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड्स या 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स के साथ जो है वो बना होता है। ये हमारे पास जो था इसमें फर्स्ट पॉइंट था। नेक्स्ट पॉइंट था कि दीज 2 स्ट्रैंड्स coiled अराउंड ईच अदर इन द फॉर्म ऑफ डबल हेलिक्स। यानी ये हमारे पास अगर एक स्ट्रैंड है और ये हमारे पास अगर एक स्ट्रैंड है, इसे अगर मैं ऐसे करूँ और इसे अगर मैं ऐसे करूँ, इस तरह जो है ये एक दूसरे के साथ जो है वो कॉइल हुए होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो था कि बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर, यानी 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। आप देख भी सकते हैं डायग्राम में कि 5 प्राइम एंड और यहाँ पर 3 प्राइम एंड, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। ये 5 और 3, ये 3 और 5। सो ये हमारे पास जो बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास जो था कि 10 बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ईच टर्न। अब ईच टर्न हमारे पास टर्न क्या है हमारे पास कि ये हमारे पास एक टर्न, ये ऐसे टर्न है। अब ईच टर्न के अंदर जो है 10 बेस पेयर्स होंगे। यहाँ पर स्पेस कम थी इसलिए यहाँ पर हमने जितने बने वो बना दिए 10 बेस पेयर्स। हर टर्न के बाद 10 बेस पेयर्स जो होंगे प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि नाइट्रोजनस bases are present inside the DNA strand। नाइट्रोजनस बेसिस क्या है हमारे पास, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन। ये हमारे पास थी वो नाइट्रोजनस बेसिस थी। अब नाइट्रोजनस बेसिस कहाँ प्रेजेंट है, वो डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट है, बाहर आप कोई भी नहीं, लेकिन डीएनए के अंदर जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस जो है वो प्रेजेंट है। तो ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास था कि एडेनिन ऑलवेज ऑपोजिट टू थायमिन एंड गुआनिन ऑलवेज ऑपोजिट टू साइटोसिन। यानी गुआनिन साइटोसिन के ऑपोजिट, साइटोसिन गुआनिन के ऑपोजिट, थायमिन एडेनिन के ऑपोजिट, एडेनिन जो है वो थायमिन के ऑपोजिट। सो ये हमारे पास वाटसन क्रिक मॉडल के पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हमने देखा कि अगर हम डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, अब हर टर्न के बाद 10 बेस पेयर्स, ये पढ़ लिया हमने, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड 5 और 3, 3 और 5 बोथ स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल टू ईच अदर, ये भी हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पर हमने कुछ चीजें देखी कि 2 बेस पेयर्स, एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर के साथ 3.4 नैनोमीटर का जो है वो डिस्टेंस होता है। यानी एक बेस पेयर 3.4 नैनोमीटर का डिस्टेंस, उसके बाद नेक्स्ट बेस पेयर। इसके बाद हमने जो दूसरा इसमें देखा कि दोनों स्ट्रैंड्स का आपस में डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस क्या है, यानी ये बहुत स्ट्रैंड इनके एंड्स हैं, इनका आपस में डिस्टेंस क्या है वो 2 नैनोमीटर होता है। और हर टर्न के बाद जो है वो 10 बेस पेयर जो है वो प्रेजेंट होता है। सो ये हमारे पास था वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ डीएनए, यानी लिविंग ऑर्गन्स के अमाउंट ऑफ डीएनए, उनके अंदर जो डीएनए की अमाउंट है उसका जो है वो क्या है साथ। सो नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ जो है वो मूव करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अमाउंट ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की मिकदार लिविंग ऑर्गेनिज्म से किस तरह से होती है, यानी उसका क्या जो है वो साथ होता है। यहाँ पर हम डीएनए की अमाउंट जो होती है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के ऊपर डिपेंड करती है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जितने होंगे अमाउंट ऑफ डीएनए भी उतनी होगी। क्रोमोसोम किससे मिलकर बना होता है, डीएनए और प्रोटीन से। सो जितना क्रोमोसोम उतना डीएनए, ये भी हम यहाँ पर नोट करते हैं कि अमाउंट ऑफ डीएनए, अमाउंट ऑफ डीएनए
डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अमाउंट ऑफ डीएनए डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी क्रोमोसोम्स की तादाद जितनी होगी डीएनए जो है उसी मिकदार या उसी हिसाब किताब से जो है वो प्रेजेंट होंगे। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में कांस्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं होता। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक स्पीशी की बात हो रही है कि एक स्पीशी के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एक स्पीशीज़ के बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन तमाम में हर स्पीशी में जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम नहीं होते। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स are not constant in all organisms or species, but same in the organisms of same species, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट कांस्टेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज बट सेम इन द ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीशीज। यानी ऑर्गेनिजम्स अगर एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं तो उनमें ऑर्गेनिज्म या नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम होंगे, और अगर मुख्तलिफ स्पीशीज हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेम नहीं होंगे। अब इसके बाद अमाउंट ऑफ डीएनए, अगर हमारे पास क्रोमोसोम्स जो हैं वो सेम, क्रोमोसोम्स की तादाद हमारे पास सेम है सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म में, तो डेफिनेटली डीएनए की अमाउंट भी जो है वो सेम होगी उन ऑर्गेनिज्म में जो सेम स्पीशीज के साथ ताल्लुक रखते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए will be same in organisms of same species, यानी डीएनए की अमाउंट भी उन ऑर्गेनिज्म में सेम होगी जो सेम स्पीशीज जो है वो ताल्लुक रखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स के सेल होते हैं। एक हमारे पास सोमैटिक सेल्स, यानी हमारे पास रेड ब्लड सेल्स अदर देन जर्मलाइन सेल्स, और दूसरे हमारे पास जो होते हैं वो जर्म सेल्स होते हैं, यानी एग्स और स्पर्म। अब सोमैटिक सेल जो होते हैं वो यहां पर 2n होते हैं, यानी हमारे पास डिप्लॉयड, और एग सेल हमारे पास 1n, और ये दोनों ये स्पर्म सेल हमारे पास 1n। ये जब दोनों मिलते हैं तो हमारे पास गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है। अब सोमैटिक सेल और जर्मलाइन सेल, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो गए, और यहाँ पर जो है वो 2n, यानी ये डिप्लॉयड सेल जो होता है। अब इसमें जो हमारे पास है कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि अमाउंट जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं या अमाउंट ऑफ डीएनए होती है वो सोमैटिक सेल में ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू जर्मलाइन सेल्स, यानी जर्म सेल्स कंटेन हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू सोमैटिक सेल्स। तो ये हमारे पास यहाँ पर लिखेंगे कि जर्म सेल्स contain half amount of DNA as compared to सोमैटिक सेल्स, यानी जर्म सेल्स के अंदर जो है वो हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए होती है एज कंपेयर टू सोमैटिक सेल्स। यहाँ पर जो है हमारे पास, हमने पीछे एक टॉपिक
जो है वो भी पढ़ा वाटसन क्रिक मॉडल का। उसमें हमने डीएनए के अंदर हमने कहा कि नाइट्रोजन स्पेसिस जो है वो प्रेजेंट है। उसमें यहाँ पर हम एक बात जो हम लिखना भूल गए वो हम नोट कर लेते हैं। उसमें हमने 2 बेसिस पढ़ी, यानी 2 बेस पेयर्स हमने पढ़े। उसमें हमने ये पढ़ा था कि एडेनिन जो होती है वो थायामीन के साथ और गुआनिन जो होती है वो साइटोसिन के साथ। ये बात जो है वो हमारे डायग्राम में हमें शो हो रही है, लेकिन हम एक दफ़ा इसे यहाँ पर भी देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बेसिस जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखती है। यहाँ पर हमने देखना है तो यहाँ पर कितने बॉन्डिंग जो है वो कितने बॉन्ड्स जो है प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एडेनिन और थायामीन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, लेकिन गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, यानी यहाँ पर 3 और यहाँ पर जो है वो 2। सो ये हमारे पास एक छोटी सी बात थी वो जो रह गई थी पिछले टॉपिक में, वो हमने देख ली। सो ये हमारे पास जो था आज का टॉपिक था, जितना हमने पढ़ा उससे हम रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो है वो देखा। हमने देखा कि सबसे पहले हमें रोजरलैंड और फ्रैंकलिन ने मॉरिस और रोजरलैंड ने हमारे पास जो है वो डीएनए की इमेज हमें प्रोवाइड की। डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में सबसे पहले उन्होंने जो है वो आइडिया को हिट किया। उसके बाद हमने एलन चार्गफ के बारे में पढ़ा। एलन चार्गफ जो था उसने हमें 2 मेन पॉइंट्स दिए कि एडेनिन, the amount of adenine will always be equal to amount of thymine and amount of guanine will always be equal to amount of cytosine। उसके बाद हमने जो था वो वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए पढ़ा। वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए के साथ आपको जो है वो एक डायग्राम भी शो हो रही है, वो भी आपने करनी है। उसमें हमने ये देखा कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो 2 पॉलीपेप्टाइड स्ट्रैंड के साथ मिलकर बना होता है। उसके बाद हमने देखा कि दोनों स्ट्रैंड आपस में जो है वो कोएड हुए होते हैं, और दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं उसके बाद हमने देखा कि वो एंटी पैरेलल भी होते हैं, यानी 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड टू 5 प्राइम एंड। उसके बाद हमने देखा कि 10 बेस पेयर जो है वो ईच शेड में प्रेजेंट होते हैं, यानी हर टर्न के बाद जो है वो 10 बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बेस पेयर्स जो है वो डीएनए स्ट्रैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अमाउंट जो एडेनिन होगी वो थायमिन के अपोजिट होगी और साइटोसिन जो है वो गुआनिन के अपोजिट होगी। उसके बाद हमने देखा कि दोनों बेस पेयर्स के दरमियान जो एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर से क्या डिस्टेंस होता है वो हमारे पास 3.4 नैनोमीटर और दोनों स्ट्रैंड का आपस में 2 नैनोमीटर का डिस्टेंस होता है। उसके बाद हमने जो है वो अमाउंट ऑफ डीएनए के बारे में बात की कि अमाउंट ऑफ डीएनए जो है वो क्रोमोसोम के नंबर पर जो है वो डिपेंड करती है, क्योंकि क्रोमोसोम के कंपोजिशन में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो है वो कॉमन नहीं होते, सेम नहीं होते, लेकिन किन ऑर्गेनिज्म में जो है वो कॉमन होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म एक ही स्पीशीज से जो है वो ताल्लुक करते हो। अगर हम इंसान हैं, हम होमो सेपियंस एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं तो हर इंसान में 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे, आप जानते हैं। लेकिन अगर मेरा और किसी जानवर का, अगर आप ये किसी इंसान का या किसी जानवर का कंपैरिजन करेंगे तो क्रोमोसोम डिफरेंट होंगे, बिकॉज कि वो किसी और स्पीशीज से ताल्लुक रखता है और हम इंसान किसी और स्पीशीज से जो है वो ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अमाउंट ऑफ डीएनए विल ऑलवेज अमाउंट ऑफ डीएनए विल ऑलवेज बी सेम ऑफ सेम स्पीशीज, यानी डीएनए की अमाउंट भी जो होगी वो सेम होगी उन ऑर्गेनिज्म में जो सेम स्पीशीज से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद हमने देखा कि 2 टाइप्स के हमारे पास सेल होते हैं, सोमैटिक सेल एंड जर्मलाइन सेल। सोमैटिक सेल जो होते हैं वो डिप्लॉयड होते हैं और जर्मलाइन सेल्स जो हैं वो हैप्लॉयड यानी एग और स्पर्म। हमारे पास जर्मलाइन सेल्स है, एग हमारे पास जो है वो 1n यानी हैप्लॉयड स्पर्म भी हमारे पास जो है 1n। इसके बाद हमने देखा कि जर्म सेल्स, यहाँ पर हमने एक जो है वो इम्पोर्टेंट बात नोट की कि जर्म सेल्स कंटेन हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए एज कंपेयर टू सोमैटिक सेल, यानी जर्म सेल्स के अंदर जो है वो हाफ अमाउंट ऑफ डीएनए होती है एज कंपेयर टू सोमैटिक सेल्स, बिकॉज नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर हाफ हो जाते हैं, यहाँ पर नंबर जो है वो सेम रहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि एडेनिन और थायमिन और गुआनिन साइटोसिन हमारे पास 4 नाइट्रोजन स्पेसिस है। एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ और गुआनिन जो है साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होती है। एडेनिन और थायमिन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्ड और गुआनिन एंड साइटोसिन के दरमियान जो है ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है प्रेजेंट होता है। सो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। आज के टॉपिक के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन, कोई भी आपकी क्यूरी या कोई भी आपको जो है कंफ्यूजन हो तो आप
कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप ईमेल करके पूछ सकते हैं, आप डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश की जाएगी आपका क्वेश्चन का, आपके कन्फ्यूजन का, आपकी क्वेरी का भरपूर अंदाज से जवाब दिया जाए। आज के इतना काफ़ी, अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।